ऑडिटिंग थ्योरी आपकी बुक हम लोग भी पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है स्पेशल एरियाज। स्पेशल एरिया बोल सकते हैं ऑडिटिंग इन स्पेशल एरिया। कंपनियों में जो अलग अलग, वैसे तो पता है कि ऑडिटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली होता है, कंपनी इसमें फ्रॉड फाइंड की कोशिश करती है, क्योंकि फ्रॉड तो नहीं हुई है, जो बिजनेस की ट्रू वैल्यू हमें दिखाई गई है एक्चुअल में वो ट्रू है या नहीं है। कई बार ऑडिट जो है कंपनी के स्पेशल एरिया में, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे कंपनी में बोल के करवाया जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल एरिया। सबसे पहले स्पेशल एरिया आ रहा है कोस्ट ऑडिट। किसी भी, वैसे तो हमें पता है कि इंडिया में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही ऑडिट होती है। किसी भी कंपनी में अगर कोस्ट ऑडिट की बात करें तो कंपनी खुद करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि कोस्ट ऑडिट की या फिर कोस्ट अकाउंटेंट स्पेशल आपको कंपनी में नहीं मिलते हैं। कोस्ट अकाउंटेंट उस कंपनी में मिलेंगे जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मल्टी सेक्टर में काम हो रहा है। वहाँ पे वो अपनी कोस्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी कोस्ट कम करें और हमें उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, क्योंकि कोस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से कभी भी कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बनती। फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ हमेशा कोस्ट अकाउंटेंट को अपने रिकॉर्ड जो है मैच करने पड़ते हैं। किसी भी कंपनी में अगर कहीं पर कोस्ट ऑडिट हो रहा होगा तो उसके लिए सबसे पहले बोले कोस्ट ऑडिट सर्व द पोटेंशियल टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल एक्ट एंड सेफगार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी में अगर कोस्ट ऑडिट होगा सिर्फ अगर वहाँ पे कंज्यूमर्स या फिर जो उनके शेयर होल्डर्स या फिर गवर्नमेंट ने बोला तभी होगा, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है किसी कंपनी में कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट करवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव, हमारी कंपनी में जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं उनको फाइंड करने के लिए, जो हम लोग कोस्ट दिखा रहे हैं भी ये कोस्ट इतनी लग रही है, वो कोस्ट एक्चुअल में सही लग रही है नहीं लग रही, उन चीज़ों को चेक करने के लिए। इंश्योर स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द कोस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द मैनेजमेंट। इन चीज़ों को चेक करने के लिए जो कंपनी ने कोस्ट मैनेजमेंट की, जो कोस्ट कंपनी ने सोचा है कि कोस्ट को इस हिसाब से हम सेटअप करेंगे, उन चीज़ें फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कोस्टिंग डाटा, मेटिकुलसली चेकिंग द मैथमेटिकल करेक्टनेस। इस चीज़ों को चेक करने के लिए कि जो कोस्टिंग का डाटा जो हमारे पास बन रहा है वो मैथमेटिकली बिल्कुल सही है या नहीं है। पता लगा कोस्ट अकाउंटेंट को हमने रखा हुआ है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है बंदा, इन चीज़ों को चेक करने के लिए कंपनी में कोस्ट ऑडिट किया जाएगा। एक्सरसाइज कंप्रहेंसिव कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोस्टिंग डिपार्टमेंट। हमारी कंपनी में जो कोस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे हम बोले कि कोस्ट हमने सेटअप किया हुआ है कि टारगेट इतना है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा कोस्ट तो नहीं लग रही है। हमारी कंपनी में इंटरनल कोस्ट ऑडिट सिस्टम प्रॉपर तरीके से हमारे ऊपर बर्डन ना बने, इस चीज़ को चेक करने में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर प्रेशर में काम कराओ तो वो बर्डन में चले जाते हैं, जानबूझ के उसमें वेस्टेज निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका काम जो चलता है वो रुकने स्टार्ट हो जाए। तो उस चीज़ को सही करने के लिए कोस्ट ऑडिट करवाया जाएगा, किसी बंदे के ऊपर कोई बर्डन तो नहीं पड़ा है किसी चीज़ का। ये भी चीज़ वैलिडेट करने के लिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो टाइम पर बन रही है नहीं बन रही, इसके लिए भी कोस्ट ऑडिट किया जाएगा। हमारी कंपनी में जो वर्क इन प्रोग्रेस या फिर क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू जो कोस्ट अकाउंटेंट जो दिखाते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल में सही दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई पता लगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाले तो क्या करते हैं, जितना आया जितना पड़ा प्लस करेंगे, जितना बिक गया माइनस करके उसकी वैल्यू बढ़ा लेंगे, या फिर उसमें कुछ रेशियो सेटअप कर लेते हैं भी इतने परसेंट पे हमने प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन कोस्ट अकाउंटेंट अपने हिसाब से अलग अलग टेक्निक है उनकी, फीफो लीफो हो सकता है कि अलग अलग मेथड यूज करें, तो वो वैल्यू को मैच करने के लिए कोस्ट ऑडिट किया जाता है। उसके बाद कंपनी में कोस्ट को बिल्कुल अपने तरीके से लागू करने के लिए उनके लिए जो प्लान या फिर जो हमने सेटअप किया उनको एनालाइज किया जाएगा कि प्लान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सारे काम में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से हो, इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी कोस्ट ऑडिट कंपनी में किया जाता है। कोस्ट ऑडिट करवाने के पीछे एडवांटेज भी होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्या एडवांटेज मैनेजमेंट के लिए भी होते हैं, शेयर होल्डर के लिए भी होते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, सोसाइटी के लिए भी होते हैं। सबके लिए इन्होंने अलग अलग बताया है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट ये होगा कि हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस कर सकते हैं। अब आपस में कंपैरिजन करना हो मैनेजमेंट को, अपने बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट से वो भी कर सकते हैं। अपने बिजनेस का लाइसेंस अगर आपने जल्दी से हायर करना है तो पोस्ट ऑडिट दिखा के आप हायर ले सकते हैं किसी से भी। अपने बिजनेस को किसी और दिशा में लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। जब आपको पता होगा कि कॉस्ट हमारे पास बढ़ रही है तो हम लोग अपना बिजनेस का लेवल चेंज कर देंगे, किसी और दिशा में बिजनेस कर लेंगे। हो सकता है कि करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने तो भी कॉस्ट ऑडिट किया जाएगा। हमारी कंपनी में वीकर सेक्शन कौन से हैं वो भी कोस्ट ऑडिट से आपको पता लग सकते हैं। हमारी कंपनी में इनएफिशिएंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आई हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको कैसे दूर करना है ये भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फ्रॉड या फिर एरर जो आपके बिजनेस में आए हैं कोस्ट डिपार्टमेंट में, उन चीज़ों को भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कि कंपनी में पैसा लगाए हैं, वो भी कई बार कोस्ट ऑडिट करवाते हैं। उनको ऐसा लगे कि कंपनी में जो कोस्ट रिकॉर्ड बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से बना है, कंपनी जो चीज़ें कोस्ट एक्चुअल में दिखा रही है वो कोस्ट उनको लग रही है या नहीं लग रही, इन चीज़ों को चेक करने के लिए कोस्ट ऑडिट होता है। उसके बाद हमारी कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है उस पैसे से कंपनी पैसा बना रही है या नहीं बना रही, इन चीज़ों को चेक करने के लिए कोस्ट ऑडिट कंपनी में बनेगा।
प्रोडक्ट लाइन एलिमिनेटिंग वेस्टेज, अपनी कंपनी में जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक बेस पे चल रही है नहीं चल रही, इस चीज़ को चेक करने के लिए। प्लस हमारी कंपनी में जो वेस्टेज आते हैं वो वेस्टेज भी दूर करने के लिए भी शेयर होल्डर इन चीज़ों को करवा देते हैं। टाइमली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग आ सकें, इसके लिए भी कोस्ट ऑडिट कंपनी में करवाते हैं, क्योंकि हमें कोस्ट अपनी पता लग जाएगी, फ्यूचर में हमने कैसे डिसीजन लेने हैं वो चीज़ें हम सेटअप कर सकते हैं। इंश्योर द फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को बिल्कुल प्रॉपर रिटर्न में पैसा उतना मिल रहा है जितना हमको मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी शेयर होल्डर जो है पोस्ट ऑडिट के लिए बोल सकते हैं। कंज्यूमर, जो कंपनियों के साथ लोग जुड़े होते हैं उनको पोस्ट ऑडिट उनके लिए भी कई बार हो जाता है। कई बार कंज्यूमर बोल रहे हैं कि हमें फेयर प्राइसेस मिल रही है नहीं मिल रही, इनके लिए करवाया जाता है। कोस्ट और कंटेंट का रिकॉर्ड जो बनेगा उसका ऑडिट जब हो जाएगा तो वो एक रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि चेक आप एक्चुअल में चेक कर सकते हो हमें इतनी कोस्ट लगी है तब हम आपसे इतने प्राइस जो है मांग रहे हैं। कंज्यूमर इन चीज़ों को इनडायरेक्टली देखना कि उनकी जो कंज्यूमर की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कई जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कॉस्ट हम आपसे ले रहे हैं एक्चुअल में उतनी कॉस्ट लगी है क्योंकि आपके लिए हमने जेन्युइन प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इन चीज़ों को प्रूफ के तौर पे रखने के लिए भी कंज्यूमर के लिए भी कॉस्ट ऑडिट होता है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बोले कि टैक्स असेसमेंट बिल्कुल कंपनी में सही हुआ है या नहीं, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट सही होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड से भी वो चेक कर लेते हैं कि हमारी स्टेटमेंट मैच कर रही है। आपको जो है एज ए प्रूफ हम दिखा सकते हैं कि आपका जो टैक्स हमने भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। कंपनी में जो प्राइस के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बिल्कुल सही फॉलो कंपनी कर रही है नहीं कर रही है, जो जितनी कीमत बता रहे हैं उतनी कीमत में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए। कंपनी में कभी भी कोई फ्रॉडलेंट कंपनी ने ऐसे निकल के ना आए, इसके लिए भी कहता है कंपनी में कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। उसके बाद आता है सोसाइटी, जिस एरिया में आप लोग कंपनी लगा के बैठे हैं उन सोसाइटी के लिए भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉस्ट ऑडिट के। कंपनी में जो प्रॉपर काम हो रहा है वो हमेशा सोसाइटी में एज ए होल हो रहा है, मीन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो रहा है, इसके लिए। कंपनी में कोई ऐसे ऑपरेशन तो नहीं हो रहे जो कंपनी के लोगों को परेशान कर रहे हो, तो ऐसा कंपनी में कॉस्ट ऑडिट इसलिए करवाया जाएगा। कंपनी में जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वो फेयर मार्केट प्राइस जो सेटअप की गई है सोसाइटी को पता होना चाहिए भी एक्चुअल में कंपनी का इतना खर्चा आ रहा है, इसलिए कंपनी इतना हमसे खर्चे जो चार्ज कर रही है। कंपनी का मार्केट में एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करने के लिए कॉस्ट ऑडिट कंपनियों में करवाई जाती है। कॉस्ट ऑडिट करवाने के जहाँ पे कोई बेनिफिट है वहाँ पे उन्होंने डिसएडवांटेज भी बताए हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती है। किसी कंपनी में अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो होते ही होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी रखा हो तो आपस में थोड़ा इंटरफेरेंस चलता रहता है। मीन जो बंदा मैं जो काम कर रहा हूँ ये बंदा अलग से काम कर रहा है हमारे ऊपर काम बढ़ा रहा है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। मीन हम ऐसे बोल सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कई बार कोई काम डबल डबल भी हो जाते हैं। बर्डन ऑन कंपनी, कंपनी को बर्डन होता है। ये कॉस्ट तो पता ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पे करनी करनी है, कॉस्ट अकाउंट रखेंगे तो उसकी कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ज़्यादा पे करनी पड़े क्योंकि इसमें स्पेशल काम बहुत करने पड़ते हैं। सीक्रेसी कंसर्न, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं सीक्रेट बेस पे करने पड़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट अपने अलग से कर रहा है, फाइनेंस हम बोले कि सीक्रेट काम है आप कैसे कर रहे हो उसको श्योर करो, ये कई बार प्रॉब्लम्स उसमें भी जनरेट हो जाती हैं। इंक्रीज गवर्नमेंट सेक्शंस, गवर्नमेंट के सेक्शंस भी फिर बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट आपके ऊपर नए रूल्स लगा देगी अगर ये चीज़ें आपकी कंपनी में हो रही हैं तो। अगर किसी कंपनी में क्वालिफिकेशन जो कॉस्ट अकाउंट ऑडिट करवाना है तो उसमें जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, वो बंदा जो है एज ए अकाउंटेंट होना चाहिए इन दी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो सीए के लिए, अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट में सीए बनना चाहता है तो उसको इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर द कॉस्ट एंड द वर्क अकाउंट्स 1959 के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बंदा उसमें वहाँ से डिग्री लेके बैठा होना चाहिए, तब जो बंदा जो है कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमोटिव कंपनी को अपनी तरफ से कोई भी ऑडिटर को बोले कि हायर करके हम लोग इससे कॉस्ट ऑडिट करवाए हैं तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। कोई पर्सन पहले से ही किसी कंपनी में नॉर्मल भी काम कर रहा है, आप बोलोगे ये हमारे पास क्वालिफाइड हो हम इसको ऑडिटर बना लेते हैं, तो बंदा कंपनी में ऑटोमोटिव फेल हो जाता है। अगर किसी बंदे के पास ये डिग्री अवेलेबल नहीं होती इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो बंदा वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं माना जाता। फेसिस और स्टेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जो किसी कंपनी में जो कॉस्ट ऑडिट करवा जाएंगे उसके फेस कौन कौन से हैं कहाँ कहाँ पे, दो तरीके से होगा। सबसे पहले तो एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, कंपनी में जो काम चल रहे हैं जो परफॉर्मेंस दिखाई गई बिल्कुल सही चल रही है नहीं चल रही, मीन्स कंपनी जो पहले टारगेट सेटअप किए थे एक्चुअल में रिजल्ट वो वैसे आए हैं नहीं, इसके लिए कॉस्ट ऑडिट होता है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट का मतलब है कंपनी में जो प्रॉपर्टी दिखाई गई वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में कंपनी है ऐसा नहीं है कंपनी दिखा कुछ हो रही है कुछ और, प्रॉपर्टी किसी और की है लेकिन कंपनी ने कुछ और दिखाया। कई बार कंपनी ने सारी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रखी होती है शेयर होल्डर के लिए, कंपनी बोल देगी हमारी प्रॉपर्टी वहाँ की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, वो तो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कंपनी में दिखाने के लिए कंपनी ने जो पैसा जहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ को प्रॉपर्टी ऑडिट बोला जाता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास स्पेशल एरिया आ रहा है वो मैनेजमेंट ऑडिट।
किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसमें मैनेजमेंट का ऑडिट होना भी ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो आपकी बिजनेस लाइफ है वो तभी आगे बढ़ती है अगर आपकी मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुल लाइफ में आगे बढ़ रही हो। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी एफिशिएंसीज हैं, जो स्किल्स हैं, वो कंपनी में प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तभी वो बिजनेस आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? थ्रू द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, फंक्शंस, मेजर्स अगेंस्ट द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कि हम बोले, कंपनी ने बोला कि सब लोग 9 बजे ड्यूटी आ जाएंगे, सारे एम्प्लॉयज आ जाते, लेबर भी आते, लेकिन मैनेजमेंट वाले नहीं पहुंचते, तो ये मैनेजमेंट ऑडिट वहाँ पे होना जरूरी है। जिस बंदे को आपने मैनेजर बनाया कि जिस पेज पे रखा था वो सारे काम मैनेजमेंट मैनेजर जो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको मैनेजमेंट ऑडिट बोला जाएगा। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी में मैनेजमेंट ऑडिट क्यों होते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव में लिखा है कंपनी में जो इरेगुलेटरी डेफिशिएंसी मैनेजमेंट प्रोसेस में आते हैं उन चीज़ों को दूर करने के लिए। मैनेजमेंट सभी लोगों को सपोर्ट करे, सभी लोगों के साथ प्रॉपर गाइडेंस करे, इस चीज़ को सेटअप करने के बाद हमेशा बोलता है कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनसे पूछा जाए क्यों? कि मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। इन चीज़ों को चेक करने के लिए मैनेजमेंट में कुछ ऐसे पर्सन हैं कि जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि जरूर हर बार एम्प्लॉयज गलत नहीं हो सकते, मैनेजमेंट में कोई बंदा गड़बड़ वाला हो सकता है तो उसको बाहर किया जाए। फाइंड द असेसमेंट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस थ्रू ए कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कंपनी में जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनसे आउटपुट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, मैनेजमेंट का ऑडिट ही होता है। मान लो आज मैनेजमेंट में आपने इतने पैसे दे दिए, मैनेजमेंट ने इतने टाइम बाद आपको वो पैसे कितने बना के दिए, तो ये हम बोल सकते हैं कि आपको 10 बंदे दे दिए, 10 बंदों से आपने कितने प्रोडक्ट बनाए। कुछ बंदे होते हैं 10 से कुछ भी नहीं बना पाते, बोलते हैं बंदे और चाहिए। कुछ बंदे होते हैं उन्हीं बंदों से बहुत सारा काम करवा देंगे। उसके बाद फैसिलिटिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। कंपनी में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कभी झगड़ा ना हो, कभी भी अगर झगड़े हो तो टाइमली सॉल्व करवा ले जाए। इन चीज़ों को भी मैनेजमेंट ऑडिट में सेटअप किया जाता है। कंपनी में जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, आपस में इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी में काम करें, इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। कंपनी में बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बन सके, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के साथ, या फिर एम्प्लॉय के मैनेजमेंट के साथ, इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट कंपनी में करवाए जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट ऑडिट की? सबसे पहले लिखा है कि रिव्यूइंग ऑल प्लान एंड पॉलिसी। कंपनी की जो प्लान एंड पॉलिसी उनका रिव्यू हो जाता है, एक्चुअली पता लगता है जो पॉलिसी चल रही है वो बिल्कुल फॉलो हुई है या फिर नहीं हुई। कंपनी के मैनेजमेंट सेक्शंस जो वीकनेस सेक्शंस हैं वो भी पता लग जाते हैं, उनसे हम फाइंड कर सकते हैं। एडवाइस मैनेजमेंट के लिए एक बेनिफिट हो जाएगी, मैनेजमेंट ऑडिट करवाएंगे तो मैनेजमेंट को एक एडवाइस अलग से मिल जाएगी कि आप लोग नया कुछ क्या कर सकते हो कंपनी में। प्रोस्पेक्टिव इन्वेंटर्स इन्वेस्टर्स, कंपनी इन्वेस्टर्स भी और फाइंड कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट करवाने के पीछे मकसद यही होता है कि इन्वेस्टर देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपकी कंपनी में पैसा लगाने का बेनिफिट है या फिर नहीं है। सपोर्टिंग फॉरेन कोलैबोरेशन, बाहर की मार्केट, जैसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन में काम करना है, बाहर की कंपनी आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। फैसिलिटीज टेक ओवर द सिक इंडस्ट्रीज, जो सिक इंडस्ट्रीज है उनको आप टेक ओवर कर सकें, इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जाता है। गाइडिंग बैंक इन लोन सेंक्शनिंग, कोई भी बैंक अगर आपको लोन सेंक्शन करना चाहता है तो वहाँ पर मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत हमें पड़ती है। मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव और टाइमली अचीव हो सकें, टेक्नोलॉजी जो चेंज आएगा उसको अडॉप्ट हम लोग कर सकें, मैनेजमेंट का सेक्टर सबके लिए सूटेबल हो, इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जाएगा। मैनेजमेंट में एफिशिएंसी लेके आनी हो, कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करना हो, बेटर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करनी हो तो मैनेजमेंट ऑडिट का होना जरूरी है। मार्केट में आपका शेयर क्या है, आप कंपटीशन कैसे कर रहे हो, तो मैनेजमेंट ऑडिट से ही पता चलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल, आप कितना पैसा अपनी कैपिटल से कमा रहे हो, तो मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तभी हो सकता है। एम्प्लॉय रिटेंशन रिलेशंस और एम्प्लॉय रिटेंशन, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय के रिलेशन आपके साथ अच्छे हों और एम्प्लॉयज रिटेन लगातार किए जा रहे हैं, मतलब रखे जा रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा, तो ये कंपनी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ही पॉसिबल हो सकता है। रिलेशनशिप आउटसाइड दी वर्ल्ड, आपकी कंपनी का रिलेशनशिप बाहर कंपनियों के साथ हो सकता है कि बाहर कंट्रियों के साथ कैसे हैं, ये मैनेजमेंट ऑडिट से ही क्लियर होते हैं। मैनेजमेंट एडवांटेज क्या है? जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वही एडवांटेज है। मीन्स हमें ऑडिट करने का बेनिफिट, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, हमने कोई इनएफिशिएंसी उनको दूर कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड फैक्टर, ऑल फैक्टर मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कंपनी में जो जो डिपार्टमेंट सब मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चल सकती है। कैपिटल एरोशन, एरोशन का मतलब जो बंदे कैपिटल का मिस यूज़ करते हैं उस चीज़ को हम लोग यूज़ कर मतलब रोक सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम लोग फ्यूचर में, मतलब फटाफट डिसीजन लेने तो उन चीज़ों को दे सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है उन चीज़ों को प्रॉपर बना सकते हैं। बजट प्रॉपर तरीके से बनाना है तो मैनेजमेंट ऑडिट अगर हुआ तो बजट बना सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग और मार्केटिंग पॉलिसीज, अपनी कंपनी के लिए जो ट्रेनिंग हमने सेटअप करनी है, मार्केटिंग के लिए पॉलिसी बनानी है, तो मैनेजमेंट ऑडिट से ये भी पॉसिबल हो सकते हैं।
अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट ऑडिट के एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज में हाई एक्सपेंसिव। किसी कंपनी में मैनेजमेंट ऑडिट होगा तो अलग से पैसा लगेगा, नई कॉस्ट बढ़ेगी। कई बार मैनेजर इनिशिएटिव भी हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे मैनेजमेंट ऑडिट में होता है कि झगड़े क्रिएट भी हो जाता है मैनेजमेंट में कि हमें क्यों रिवील किया जा रहा है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। फोकस ऑन कीपिंग रिकॉर्ड्स। कई बार हमारे पास फोकस सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग पे ही चला जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट प्रॉपर हो ही नहीं पाता। लोग ये देखते हैं कि हमारी नई से कॉस्ट अलग से बढ़ जाएगी। इन इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। कई बार मैनेजमेंट ऑडिटर ही प्रॉपर है, इसको नॉलेज नहीं, तो ऑडिट क्या करेंगे, कई बार ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिटर्मिनेंटल एक्टिविटी। इन चीज़ों को यूज करने की नहीं भी जरूरत होती, इन चीज़ों को चेक करने के बाद वो चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं, जिससे कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ जाते हैं। किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट ऑडिट के लिए किसी ऑडिटर को हायर करना है तो उस बंदे को ऑडिट में हायर कर सकते हो जिसके पास मैनेजर की डिग्रीज होंगी। जरूरी नहीं कि वो सीए होना चाहिए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कोई भी पर्सन जो अपनी स्किल्स के साथ मार्केट में बिजनेस में मैनेजमेंट में बैठा हुआ है और किसी कंपनी में मैनेजमेंट कर रहा है या फिर आपकी कंपनी का ही हम बोल सकते हैं मैनेजर है, उससे भी आप ऑडिट करवा सकते हो। लेकिन उस बंदे के पास वो स्किल्स होनी चाहिए। अभी बंदे ने मान लो एग्जाम्पल बीबीए एमबीए कोई डिग्री है ही नहीं, अब बोले कि 10वीं पास है वो मैनेजमेंट का ऑडिट करेगा। उसने जो कुछ सीखा वो 10वीं तक वही कुछ करने वाला है, उसके अलावा नहीं करने वाला। मीन्स उस बंदे का जो नॉलेज होगी तभी वो बंदा काम कर सकता है। जो कंपनी में कहता मैनेजर मैनेजमेंट का ऑडिटर होगा वो क्या क्या होगा, उसके मन लिखा पॉइंट, वो क्या क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। किसी एक चीज को नहीं, मतलब कि वो ऑल ओवर सब लोगों को समझ सके, इस तरह की स्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर पता होने चाहिए। प्रोग्राम इवेल्यूशन। उसको प्रोग्राम इवेल्यूट करना आना चाहिए। मीन्स आज को काम सेटअप करना चाह रहे हैं उसको कैसे कंप्लीट करना उसको पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद अपनी जो स्किल्स हैं दूसरे लोगों के साथ कैसे मैच होकर चलना है, ये स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। जैसे बोलो मेरे कंपनी में बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग कैटेगरी में लोग आएंगे, अलग अलग कैजुअल लोग आएंगे। आप सब लोगों को एक दिशा में कैसे लेके काम कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। मीन्स किस बंदे को कौन सी प्रॉब्लम से आप समझ सकें तो वो मैनेजमेंट ऑडिट में आ सकता है। पर्सनल डिमीनोर। ये पॉइंट बोलता है कि अलग अलग पर्सन को आप उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकें, उस बंदे को अपने साथ मिला के काम कर सकें। लीगल नॉलेज उसको होनी चाहिए, अगर मार्केट में कानून के प्रति काम करना पड़े तो वो भी नॉलेज हो। रिपोर्ट प्रिपरेशन, कभी भी रिपोर्ट बनानी है तो बंदा रिपोर्ट बना सके। आप जहां पर भी मान लो एग्जांपल काम करने जाओगे, जहाँ कोई लगे हैं जितने लग चुके हैं लगने वाले हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी बंदा किसके पास जाता है, मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजमेंट में जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो बंदे कहीं से भी आपको सोल्यूशन करके दे देंगे, जबकि होते हैं हमारे जैसी पर्सन है। अगर मान लो किसी कंपनी में काम अकाउंट्स का हम जा रहे हो, जो मैनेजमेंट में पर्सन बैठा है उसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी फिर भी आप उसके पास जाएंगे, वो कहीं से मर्जी आपका सोल्यूशन करवा देगा। तो ये मैनेजर में यही खूबियाँ होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। वो कंपनी के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं उन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानता होता है। मीन्स प्लानिंग, कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस, वो सारी चीज़ें उनको पता होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोफिशिएंसी। कंपनी में कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है वही मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजर बन सकता है। इसके बाद जो ऑडिट आता है वो आता है एचआर ऑडिट। इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। कंपनी में ये भी ऑडिट करवाना जरूरी है क्योंकि कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट हमेशा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेटर रिक्रूटमेंट, बेटर ट्रेनिंग, बेटर स्टाफिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि एम्प्लॉयज़ कंपनी में आए। रखने हैं तो वही एम्प्लॉय रखे जाएँ जिनके लिए ज़रूरी है। उन एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। कंपनी में जो सैलरी दी जा रही है बिल्कुल सैलरी सही दी जा रही है। एचआर जो अपने रोल्स अदा कर रहे हो वो रोल अदा कर भी रहे नहीं कर रहे। एचआर में ऐसे बंदे तो नहीं रखे हुए जो कंपनी में गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को सेटअप करने के लिए एचआर का ऑडिट भी हो जाता है। इसमें स्टेप उन्होंने क्या रखे हैं, सबसे पहले तो कंपनी में जो कंपनी का नेचर जो है, जो पर्सन बिजनेस के एथिक्स हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं है वो चेक करने के लिए। कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन चेकअप करनी हो। मीन्स जिन बंदों को आपने कंपनी में रखा हुआ है एक्चुअल में उनकी वैल्यूएशन हमें मिल रही है नहीं मिल रही, जितने पैसे हम इस बंदे को दे रहे हैं उतना हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। कंफर्म करने के लिए कि कंपनी में जो बैलेंस शीट प्रॉपर बनाई गई है वो बिल्कुल प्रॉपर बनी है या नहीं बनी, क्योंकि कई बार मोस्टली गड़बड़ करने वाले बंदे वही मैनेजमेंट के ही होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट वाले। ह्यूमन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन प्रॉपर लग रही है वो प्रॉपर सही लगी है नहीं लगी, इन चीज़ों के लिए एचआर ऑडिट हो जाता है। कंपनी में इसके अलावा जो इन्होंने पॉइंट में लिखा है, जो वैल्यूएशन आप दिखा रहे हो या फिर मेजरमेंट प्रोसेस आपने दिखाई है, किस चीज़ को कैसे मेजर कर रहे हो, बिल्कुल रिपोर्ट सही बनी है नहीं बनी, इसके लिए भी एचआर ऑडिट कंपनी में होते हैं। एचआर ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि ऑडिट प्रोसेस में इनएक्यूरेंसीज। जो चीज़ें हमने प्रोसेस मान ली जो चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं, हम कई बार हमें पता ही नहीं लगता क्या चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअली में बोले कि विंडो ड्रेसिंग हुई हुई लेकिन पता नहीं लगता किस बंदे ने विंडो ड्रेसिंग की हुई है। उसके अलावा सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव भी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हम सब्जेक्टिव नेचर में काम करना स्टार्ट कर दें तो ये भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती हैं। ऑडिटर को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ऑडिट करने के लिए, ऑडिट में फैसिलिटीज किसने देनी है, मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट का ही ऑडिट होगा तो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होने वाली, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जब भी आप लोग करने जा रहे हो
वाइड सब वाइड सब्ट्रैक्शन करने जाओगे मीन्स आप बोलोगे सब कुछ मैं चेक कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकती। हमें अगर लग रहा है किसी चीज में एग्जाम में प्रॉब्लम आई तो आप वो फाइंड कर सकते हो। सब लोगों का अगर ऑडिट करने बैठोगे तो मे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, वरना कंपनी में काम भी रुक सकते हैं। एडवांटेज क्या होंगे अच्छा ऑडिट करने के पीछे? मैनेजमेंट को एक व्यू मिल जाएगा कि हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, डिपेंडेंसी में जाने का बेनिफिट है या नहीं है, कौन से बंदे हमारे ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस में हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऑडिट करने से हमें ये भी पता जाएगा कि हमारी कंपनी का एक्चुअल ओवरऑल रेट जो है, परफॉर्मेंस वो कैसी है, बिल्कुल सही है नहीं है। हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप एचआर ऑडिट करवाओगे। कंपनी में आपको रिसोर्स एलोकेशन जो प्रॉपर तरीके से सेटअप करने से मीन्स लेबर कैपिटल इसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट किया गया है, यानी कि इससे भी मैनेजमेंट ऑडिट सॉरी एचआर ऑडिट हो सकता है। कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है वो कंपनी में जस्टिफेबिलिटी में काम कर रहा है, मीन जो खर्चे कर रहे हैं एज ए जस्टिफाइड है, खर्चे कोई ऐसे तो नहीं हुए जिनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, उन चीज़ों को चेक करने के लिए। उसके अलावा कंपनी में जो भी स्पेशल अकाउंट्स जो बन रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, हर एक चीज़ का प्रूफ उनके पास अवेलेबल है या नहीं, इन चीज़ों के लिए भी एक्चुअल ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा स्पेशल ऑडिट एक हमारे इसमें सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट होता है कि कंपनी में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिन जिन बंदों को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में दी गई है उनका भी कंपनी में ऑडिट होता है। कि ऐसे बंदे, मान लो मैं जिम्मेवार पर्सन हूँ, जैसे मुझे बोल दिया गया कि आपको ये बुक्स पढ़ाने के लिए बोलेंगे कि एक्चुअल में आपको बुक्स पढ़ाई गई नहीं पढ़ाई गई, हो सकता है गुलशन सर कभी पूछ भी लें कि कुछ लगा समझ नहीं समझ लगा, सर ने पूरे टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं नहीं करवाए, आप बोलोगे सर ने 2 टॉपिक उड़ाए बाकी तो बोला है घर से कुछ पढ़ लेना, तो खत्म भाई मेरी तो जॉब चली जाएगी। तो ये भी स्पेशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ऑडिट वैसे ही होता है। सोशल ऑडिट करवाने के पीछे कुछ इन्होंने पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले इसमें क्या कंसेप्ट चेक किए जाएंगे, इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाएगी सबसे पहले, ऑफरिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे जो बेनिफिट को एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट आपने ऑफर करने के लिए बोला था कि आपको एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, एक्चुअली उनको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो टाइमली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, कंपनी में जो क्लीननेस के प्रति रूल्स बने थे वो फॉलो हुए या नहीं हुए, जैसे बोला कि 5S रूल्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी में, सब लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कंपनी में हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट है या नहीं, लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज में कंपनी काम कर रहे हैं उनको ऐसा तो नहीं है भाई किसी के हाथ पैर तो नहीं टूट रहे हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं हो रही, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सभी कंपनी में ऑडिट ऐसा होता है, ये गवर्नमेंट मोस्टली कई कंपनी में करवा लेती है, जैसे बोले कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी कंपनियों को इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम इन्वायरमेंट ऐसा नेचर लेके आए कि इन्वायरमेंट लोगों को गर्मी फील ना हो, तो इस कंपनी में जिम्मेवारी बन जाती है। उसके अलावा एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक्सटर्नल क्या होगी, कंपनी के बाहर आपकी कंपनी में जैसे कि सच एज रोड पार्क प्लेग्राउंड एक्सेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये कंपनी में होना जरूरी है। ये कंपनी में अगर नहीं है तो कंपनी के ऊपर लाइसेंस तक भी रद्द हो सकते हैं। कंपनी में इन्वायरमेंट कंडीशंस, जो ट्री प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए, बहुत सारी कंपनी चीज़ों को एक्टिविटीज़ में लेके चलती हैं। कई बार कंपनी ने तो कोई पार्क भी उन्होंने हायर किए होते हैं, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि अपने साथ मिला के रखे होते हैं, मीन पार्क की देख रेख की जिम्मेवारी हमारी है। किसी स्कूल में इन्वायरमेंट में बेस में काम करना जिसकी जिम्मेवारी हमारी है, तो कंपनी इस चीज़ को भी आगे साथ में लेके चलती है। उसके अलावा कोई भी डिसएडवांटेज ना हो रीजन्स को, मीन जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी इस चीज़ को भी फॉलो करे। सोशल ऑडिट करवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव, कंपनी की सोशल परफॉर्मेंस, मार्केट में आपका नाम कैसा है, लोगों आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में आपका नाम कैसा है, उन चीज़ों को चेक करने में। कई बार किसी कंपनी में जाके पूछो आपकी कंपनी कैसे, बहुत लोग ऐसे होंगे बस भाई भगवान के सहारे चल रही है हम तो खुद तंग आ रखे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे भाई हमारी कंपनी में अगर लग गया तो बस उसकी ऐसी है ऐसे, वो लोग अपने अपने रिव्यू चेक कर देख सकते हैं। एक्यूरेसी एंड फेयरनेस एश्योरेंस, आपकी कंपनी में एक्यूरेसी क्या है, जो काम आप बोलते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप अपनी कंपनी में फेयरनेस बेस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, आप सोशल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मीन्स जो पोल्यूशन है उसको कम कर रहे हैं, नए ट्रीज लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बेस्ट एक्टिविटीज़ करवाते हैं नहीं करवाते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें कोई छुपाव तो नहीं है, बताया नाम किसी और का कर्म कोई और रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनेंशियल डाटा इवैल्यूएशन, अगर हमने फाइनेंशियल डाटा चेक करना हो उसको इवैल्यूएशन करना तो प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन हो सके। सोशल अकाउंट प्रिपरेशन, अगर हम अपनी कंपनी के सोशल अकाउंट बनाना चाहें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना ज़रूरी होगा। कैटेगरी इवैल्यूएशन, अलग अलग कैटेगरी में इवैल्यूएशन करने में, जैसे हम बोले कि प्रोडक्ट में, एम्प्लॉयज़ में, लोकल इन्वायरमेंट में, पब्लिक में आपका क्या क्या राय है, इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सोशल एसेट वैलिडेशन, आपकी कंपनी की जो लाइफ है, आपका जो नॉलेज है, सब जो गुडविल है, आपकी उसकी वैलिडिटी कोई बन रही है नहीं बन रही, मीन्स आपका अगर मार्केट में नाम अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ अच्छा बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको बोला जाए कि कंपनी में रूल्स रेगुलेशन भी अच्छे हैं,
कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए काम कर सकती है। अगर कंपनी धोखाधड़ी में काम कर रही है, लोगों के फेवर में काम है नहीं, बोल रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपनी का लाइसेंस भी खत्म हो जाता है। सोशल ऑडिट करवाने के इम्पोर्टेंस, वही पॉइंट है जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, वही इसमें दोबारा से घूम के आएंगे। सबसे पहले तो आपके सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो लाइफ में आपको, जो आपकी कंपनी लाइफ में जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन करने हैं, वो आपको पता लग जाएगा भी एक्चुअल में वो कर रहे हैं या फिर नहीं, और कितने कंप्लीट हो चुके हैं। एनुअल सोशल रिपोर्ट्स बनानी है, वो भी आप बना सकते हैं। मैनेजमेंट को गाइडेंस मिल जाएगी, फ्यूचर की नई पॉलिसीज बना सकती हैं। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, वो भी आप सोच सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनियों में एक मैनेजमेंट में रखा होता है कि ये सभी कंपनियों का हेड है, तो वहीं से कंट्रीब्यूशन पता चलता है कि अलग अलग कंट्री कंपनी जो है दूसरी कंपनी के लिए क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, तभी कंपनीज के साथ कंपनी आगे मिलकर काम करती है। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, जो कंपनी के रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप एलोकेट भी कर सकते हो। इसके बाद एक स्पेशल ऑडिट आ रहा है हमारे पास, वो है टैक्स ऑडिट। कंपनी में मोस्टली ये टैक्स ऑडिट भी करवाया जाता है, क्योंकि कंपनी में टैक्स ऑडिट करवाने की जिम्मेवारी मोस्टली गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट बोलते हैं कि एक्चुअल में जो टैक्स बनाया गया है वो एज पर इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना, एज पर जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना हुआ, इन चीज़ों को चेक करने के लिए कई बार गवर्नमेंट आपकी कंपनी में स्पेशली टैक्स ऑडिट करवा ही देती है। नहीं तो जो कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिटर जो सीए होते हैं, वो टैक्स ऑडिट करते ही करते हैं। कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उसके हिसाब से जो टैक्स गवर्नमेंट का बनता था वो जमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लीगल जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए टैक्स ऑडिट होता है। कंपनी में जो भी टैक्स ऑडिटर होगा वो कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पास किया हुआ है, 1949 के अकॉर्डिंग है, वो बंदा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। उस कंट्री में, सॉरी, कंपनी में टैक्स ऑडिटर होता है जिसकी कंपनी में हर साल ग्रोस रिसिप्ट 25 लाख इन द प्रीवियस ईयर, 25 लाख की ग्रोस रिसिप्ट। अगर आपकी कंपनी का सिंपल बोले कि अगर आपकी कंपनी में 1.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो ऑडिट होना ही होना है, उसमें आपकी कंपनी का ऑडिट होगा, उसमें साथ में टैक्स ऑडिट भी साथ में होके चलता है। टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जो बनती है उसमें बिल्कुल ये चीज़ चेक कीजिएगा कि यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है, एक्यूरेसी और फेयरनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई गई है कि नहीं दिखाई गई, कंपनी में जो अकाउंट्स बनाए गए एज पर दी अकाउंट्स रूल या फिर जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, GAAP के अकॉर्डिंग रूल्स आपके बने पास हुए हैं कि नहीं हुए। कंपनी में जो ऑडिटर इन रिपोर्ट्स को जब भी पेश करेगा सबसे पहले मैनेजमेंट को दिखाएगा, मैनेजमेंट के पास फिर गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिए जाएंगे। कभी भी कंपनी में अगर कोई एज ए केस लगता है तो वहाँ पे टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स ही काम आती हैं। फिर हमारी कंपनी में आता है फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट कंपनी में क्या होता है? कंपनी में सिर्फ हम लोग किसी भी प्रकार का कंपनी में ऐसा बोल सकते हैं, फोरेंसिक ऑडिट होता है कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं झगड़े को सोल्व करवाने के लिए, उन चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है। जैसे एग्जांपल ने लिखा कि कंपनी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स जनरेट होते हैं, पोटेंशियल लिटिगेशंस, कई बार लोगों की नावाचक जो शब्द होते हैं वो जनरेट होते हैं, कंपनी में काम नहीं करना, ये ऑडिट भी चेक किया जाता है कंपनी में। ये कंपनी में ऑडिट करवाया जाता है कि झगड़ा एक्चुअल में हुआ तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशनशिप अच्छे हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप अच्छे हैं, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप अच्छे हैं, इन चीज़ों के लिए फोरेंसिक ऑडिट कंपनी में किया जाता है। फोरेंसिक ऑडिट के कंपोनेंट्स इन्होंने लिखे हैं। कंपनी में जब भी फोरेंसिक ऑडिट होगा तो किसके बीच में होगा? सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के मैनेजमेंट के बीच में होगा। इसको करने के पीछे ऑब्जेक्टिव, ताकि कंपनी में कभी फाइनेंशियल लॉस ना हो, पैसे की कमी ना हो, जो अकाउंटेबल लॉस हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फाइंड किया जाए, लॉस हुए उसके पीछे रीजंस क्या हैं, हमारे पीछे कंपनी में पीछे जो फ्रॉड हुआ उसके पीछे मोटिव क्या था, फर्दर इसको इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं, किसी बंदे के साथ कोई रॉन्ग डूइंग हुई, मीन्स कुछ गलत हुआ है तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे मकसद क्या थे, उन चीज़ों को चेक करके उसको दूर करने की कोशिश करें। और कोई बंदा अपने बेनिफिट के लिए किसी और बंदे के साथ फ्रॉड कर रहा है तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट किए जाते हैं। फोरेंसिक ऑडिट कंपनी में अप्लाई कहाँ कहाँ पे होते हैं? बिजनेस की वैल्यूएशन में, मैनेजमेंट की ऑडिट में, कंपनी में अगर लॉस होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो वहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट होंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस, कोई बंदा जानबूझ के गलत कुछ कंपनी में कर रहा है तो वहाँ पर ही फोरेंसिक ऑडिट काम करते हैं। रोल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट, जो कंपनी फोरेंसिक अकाउंटेंट उसका रोल क्या होगा? कंपनी में कहता फ्रॉड को फाइंड करना, क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करना, कंपनी में आउटगोइंग पार्टनर्स को चेक करना, अगर कंपनी का प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो रहा है, जानबूझ के गलत दिखाया जा रहा है तो वो भी चेक करना। आर्बिट्रेशन सर्विस, कंपनी में आर्बिट्रेशन होता है कि झगड़ा सॉल्व कराने के लिए, झगड़ा सॉल्व कराने के लिए भी सर्विस देना, तो अकाउंटेंट उस चीज़ को भी फॉलो करता है। कंपनी में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स रूल को सेटअप करने के लिए, कंपनी में हम दिखाई देंगे एक्सीडेंट होने के कंपनी को क्या क्या मुआवजे देने पड़ेंगे, उस चीज़ को सेटअप करने के लिए। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम अगर कहीं भी आपने देना तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम आती हैं, झगड़े को सॉल्व कराना वहाँ पर भी। और आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केसेस, जैसे कई बार शादियों में झगड़े होते हैं, तलाक की नौबत आती है, तो वहाँ पर भी फोरेंसिक रिपोर्ट ही काम चलती है।
जैसे जज बोलता है कि 6 महीने आपको टाइम दिया जा रहा है, देख लो। अगर एक बार अलग कर दी तो मुड़ के वापस नहीं आ सकते, फिर तुम्हारी दिशा अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो वो चीज़ भी वहाँ पर भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स ही काम आती है। लास्ट में एक ऑडिट कंपनी के लिए आ रहा है जो स्पेशल है, उसको बोला जाता है ग्रीन ऑडिट। ग्रीन ऑडिट का मतलब होता है कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी में जो इन्वायरमेंट हो ग्रीन इन्वायरमेंट हो, मीन्स पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेहत के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के एक लाइफ में एक सोसाइटी है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बनी हुई है, संस्था बनी हुई है, ये चाहती है कि जो भी कंपनीज हैं वो इन्वायरमेंटल सिस्टम को बेस्ट बना के चलें। मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में अच्छी होनी चाहिए, उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जो कंपनी में इन्वायरमेंट को बेस्ट बनाने के लिए होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव कराने के पीछे मेन मकसद क्या है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखे भी हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। जैसे एग्जांपल बोले कि पानी, उसका प्रॉपर यूज़ करें। इसके ये इन्वायरमेंट ग्रीन ऑडिट में आते जाते हैं। मोस्टली आजकल कंपनियों में चलने लगा है कि जहाँ पे ज़्यादा कंपनीज होती हैं वो जितना भी गंदा पानी होता है उसको खराब नहीं फेंकते नहीं है, उन्होंने स्पेशल एक एरिया में प्लांट लगाया होता है। जी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी हुई होती है गंदे पानी को बार बार रीफिल्टर करते चले जाते हैं, उसी पानी को दोबारा यूज़ करके कंपनी में चलाते हैं। हम लोग वही पानी दोबारा दे देते हैं जो गंदा पानी होता है, लेकिन साफ करवा के आप लोगों को दे देते हैं हम लोग। कंपनी में ये चीज़ें देखा जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहे हैं, उनकी एक्यूरेट कैटेगरी जो है वहीं पर लग रहे हैं। हर एक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए उनके पास जो वैल्यूएबल नेशनल एसेट्स हैं, जैसे कि पैसा हो गया, लेबर हो गया, उनका प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। हर एक बंदे को एनवायरनमेंट के प्रति नॉलेज दिया जाए, एड्रेस किया जाए कि हमारे लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। कंपनी में नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए प्रमोशंस कर लेके आना चाहिए, ताकि बंदा किसी चीज़ का मिस यूज़ ना कर ले, इसके लिए प्रमोट करना चाहिए। कंपनी में जो भी सेफ्टी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स वो आपके पास अवेलेबल है नहीं है, नहीं है तो उनको कैसे अवेलेबल लेके आना है, ये कंपनी में ग्रीन ऑडिट सिर्फ उसी के लिए करवाया जाएगा। ग्रीन ऑडिट करवाने के पीछे उन्होंने अप्रोचेस लिखी हैं। सबसे पहले अप्रोच प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़। प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम उसके लिए पहले से रेडी रहें, इसके लिए ऑडिट करवाया जाता है। मीन्स हमें पता है कि प्रॉब्लम आ, जैसे एग्जाम्पल बोलो कि किसी बंदे को एजुकेशन देनी है तो एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग में, किसी बंदे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने रिव्यू करनी हो तो आप लोग चेक कर सकें। ऑडिट टीम हमारे पास कौन कौन से बंदे काम कर सकते हैं वो भी चेक कर सकें। टाइमलेस डेलिब्रेशन से मीन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम में जोड़ सकें, इसके लिए ऑडिट करवाया जाता है। उसके बाद ये होता है कि ऑन साइट विजिट, जब कोई प्रॉब्लम आई है कंपनी में जाके विजिट करना हो तब भी ग्रीन ऑडिट होता है। मान लो कंपनी में बाहर से कोई बंदे आ जाए, चेक कंपनी बोले कि हमने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, पानी हम लोग खराब नहीं कर रहे, पोल्यूशन हम लोग कर नहीं रहे, तो ये ऑडिट ऑन साइट में जाके होता है। वहीं पर जाके ऑडिट जब होता है इसको ऑन साइट बोला जाता है। वहाँ पे आपके जो रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, केमिकल आप यूज़ कर रहे हो, उन सभी चीज़ों को साइट पर जाके मेजर किया जाता है एक्चुअल में, फिर ऑडिट को चेक किया जाए। उसके बाद आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटीज। पोस्ट विजिट कंपनी में विजिट हो गया, ऑडिट हो गया, जो बंदे चेक करने जाते थे, मीन्स हम बोल सकते हैं फोरेंसिक टीम आई बाहर से चेक करके चली गई है, तो उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो चेक करेंगे कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रही है, कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्टी से एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है, झगड़े किसी भी में तो कैसे उनको दूर किया जा सकता है, कंपनी में जो भी फॉलो प्रोसीजर्स हैं कंपनी उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही। ग्रीन इंडस्ट्री रिलेशनशिप में ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले वाटर बजट सिस्टम, कंपनी का पानी का सिस्टम क्या है, मटेरियल बैलेंस, कंपनी अपने मटेरियल को कहाँ पे यूज़ कर रही है, रॉ मटेरियल कैसे यूज़ कर रही है, कंपनी में एयर और वाटर पोल्यूशन कैसे चल रहा है, कंपनी वाटर पोल्यूशन का अच्छी अच्छी कंपनी के पास शायद बाहर एक टैग लगे होते हैं, हमारी कंपनी का आज एयर पोल्यूशन इतना है, वाटर पोल्यूशन इतना है, वो लेवल मेंटेन करके चलते हैं। बहुत सारे आप यहाँ शायद नहीं देखेंगे, खन्ना साइड में चले जाओ, मोस्टली कंपनी लगी हुई है वहाँ पे जाते हैं, जैसे लोहे के कारखाने, वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत होता है, वाटर पोल्यूशन भी कई बार होता है, तो उनके पास वो टैग लगे हुए हैं बाहर, टैग लगे मतलब स्क्रीन चल रही है छोटी छोटी, उनके ऊपर लिखा जाता है कि इतना पोल्यूशन हमारी कंपनी की तरफ से हो रहा है। फाइनेंशियल ब्रेकडाउन किसी कंपनी में आ रहा है तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए ये ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए ही कहता है। लास्ट में फाइनल रिपोर्ट बन सके कंपनियों में, इन सभी ऑडिट को किया जाता है, और इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए भी जो लास्ट में ये इन्होंने ग्रीन ऑडिट बोले कंपनियों में किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल एरिया से किसी भी कंपनी में ये ऑडिट करवाई जाती है, ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट। ये लोग चाहते हैं तो ही कंपनी में स्पेशल एरिया में ऑडिट होते हैं, अदरवाइज ऑडिट जो होता है वो फाइनेंशियल ऑडिट ही कंपनी में होता है।